क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर हमारा चल रहा था व्यावसायिक सेवाएं बिजनेस सर्विसेज पार्ट नंबर 2, जिसमें हम करेंगे बैंक द्वारा दी जाने वाली सेवाएं। ए बी पार्ट हमने कर लिए थे। सी पार्ट पर आते हैं, ये एजेंट की सेवाएं या सर्विसेज ऑफ एन एजेंट। पहला पॉइंट इसमें है ग्राहकों के आदेशानुसार प्रतिभूतियाँ खरीदना व बेचना, टू परचेज ऑफ द सेल सिक्योरिटीज एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ अ कस्टमर्स। ग्राहकों ने जैसा हमको आदेश दिया था कि भाई इस कंपनी की सिक्योरिटीज़ को खरीदना है और बेचना है, और सिक्योरिटीज़ का मतलब यहाँ पर हम शेयर डिवेंचर बॉन्ड्स वगैरह से लेते हैं। किसी कंपनी के शेयर या डिवेंचर या बॉन्ड्स को खरीदने के लिए अगर हम आदेश देते हैं बैंकों को, तो वो हमारे एजेंट के रूप में जाकर उनको परचेज़ कर सकता है। सेकंड पॉइंट है ग्राहकों के चेकों और विनिमय पत्रों और उनकी ओर से भुगतान करना, टू पे द चेक्स एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑन बिहाफ द कस्टमर्स। ग्राहक ने अगर कोई चेक इशू किए हैं तो उन चेक की पेमेंट बैंक करता है। विनिमय पत्र जो हैं हमने एक्सेप्ट किए हुए हैं तो उनकी पेमेंट भी बैंक कर सकता है। थर्ड पॉइंट आता है ग्राहकों के चेकों और विनिमय पत्रों को उनकी ओर से एकत्रित करना या उनका अमाउंट कलेक्ट करना। अगर किसी और ने हमको चेक दिया है उसका पैसा कलेक्ट करके हमारे अकाउंट में जमा करवाना। बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर है तो उसका अमाउंट जो है वो भी कलेक्ट करके हमारे अकाउंट में जमा करवाना, टू कलेक्ट द अमाउंट ऑफ द चेक एंड द बिल्स ऑफ एक्सचेंज फॉर द कस्टमर्स। फोर्थ पॉइंट है ग्राहकों के विभिन्न भुगतान, अगर हमने पेमेंट करनी है या फिर अमाउंट कलेक्ट करना है, जैसे कि लाभांश या ब्याज एकत्रित करना। अगर हमने किसी कंपनी से लाभांश या डिविडेंड लेना है, इंटरेस्ट लेना है, तो फिर बैंक हमारे लिए वो अमाउंट कलेक्ट करेगा और कलेक्ट करके हमारे वो अकाउंट में डिपॉजिट करेगा, टू कलेक्ट द डिविडेंड इंटरेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर्स। पाँचवा पॉइंट है एक बैंक से दूसरे बैंक में, एक शाखा से दूसरी शाखा में धन हस्तांतरित करना, टू ट्रांसफर द मनी फ्रॉम द वन ब्रांच टू अनदर, वन बैंक टू अदर बैंक बाय बैंक ड्राफ्ट इत्यादि के माध्यम से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में अगर हम पैसा भिजवाना चाहते हैं तो भिजवाया जा सकता है। सिक्स पॉइंट है बैंक ग्राहकों के आदेशानुसार बीमा की किस्त का भुगतान करता है, बिजली का बिल भी दे सकता है, पानी का बिल का भुगतान भी करता है अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स इंस्ट्रक्शन। बैंक पेज ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड वाटर बिल एक्सेट्रा। सेवन पॉइंट है बैंक किसी नई कंपनी को पूंजी एकत्रित करने में सहायता करता है। बैंक हेल्प्स द न्यू कंपनी टू कलेक्ट द कैपिटल। नई कंपनी को पैसे की आवश्यकता होती है तो बैंक उसे पैसा जो है उधार पर उपलब्ध करवाता है, जिससे नई कंपनी को पूंजी की कमी में व्यापार शुरू करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए। आठवां पॉइंट है बैंक अपने ग्राहकों के आदेशानुसार ट्रस्टी के रूप में अनेक कार्य करता है। बैंक वर्क्स एज ए ट्रस्टी फॉर हिज कस्टमर्स। उसके बाद है दूसरे बैंक में ग्राहकों की ओर से प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना, टू वर्क एज एन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कस्टमर इन अदर बैंक। अदर बैंक के रूप में किसी और बैंक से यदि हमारे को कोई आवश्यकता पड़ जाती है तो हमारा बैंक अपना रेफरेंस देता है, हमारे ट्रस्टी के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में वो कार्य यहाँ पर करता है, हमारे ब्याह पर कार्य करता है। यदि दूसरा बैंक हमारा विश्वास न करे तो हमारे बैंक के कहने पर उसे विश्वास करना होता है। इसके अलावा अन्य सेवाएं भी हो सकती हैं, और पहला पॉइंट उसमें है अदर सर्विसेज में बैंक अपने ग्राहकों के शेयर और डिबेंचर को निश्चित कमीशन लेकर अभिगोपन भी करता है। बैंक अंडरराइट्स द शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ कमीशन ऑफ द कंपनी ऑन द कमीशन बेसिस। सेकेंड पॉइंट हमारा आता है बैंक अपने ग्राहकों के लिए चालू साख पत्र, यात्रियों के चेक का निर्गमन करना। बैंक इशूज़ द लेटर ऑफ क्रेडिट ट्रेवलर चेक्स टू हिज कस्टमर्स। यदि हमने कहीं से उधार लेना है तो उधार की गारंटी बैंक हमारे लिए देगा, जिसको हम लेटर ऑफ क्रेडिट या चालू साख पत्र कहेंगे। यदि हम दूसरी जगह जाना चाहते हैं और कैश कैरी करके नहीं ले जाना चाहते हैं तो बैंक यहाँ पर हमारे को एक चेक काट के देगा। वहाँ पर उस जहाँ हम जाना चाहते हैं वहाँ पर हम बैंक में वो चेक देंगे तो बैंक हमारे को वहाँ पर पैसे दे देगा, जिसको हम ट्रैवलर्स चेक या यात्री के चेक कहते हैं। थर्ड पॉइंट है बैंक अपने ग्राहकों के बहुमूल्य वस्तुओं और आभूषणों को सुरक्षित रखता है। बैंक कीप्स ज्वेलरी एंड द प्रीशियस गुड्स आइटम सेफ ऑफ देयर कस्टमर्स। बैंक में लॉकर सुविधाएं होती हैं जहाँ पर जाकर हम अपने ज़रूरी कागज़, ज़रूरी गहने और बहुमूल्य सामान जो होता है उसको सुरक्षित रखते हैं। उसके बदले में बैंक बस थोड़ा सा ब्याज लेता है, रेंट लेता है। अगला है बैंक लोगों के धन बचाने के लिए प्रोत्साहित करता है। बैंक्स मोटिवेट्स पीपल टू सेव मनी।
क्योंकि लोगों को ये लालच देता है कि जितना ज़्यादा पैसा आप जमा करवाएंगे उतना ज़्यादा ही आपको इंटरेस्ट या ब्याज मिलेगा। पाँचवा पॉइंट है, बैंक अपने ग्राहकों की आर्थिक स्थिति के संबंध में सूचना देकर व्यापार बढ़ाने में सहायता करता है। बैंक हेल्प टू इंक्रीज द बिजनेस बाय प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कस्टमर्स फाइनेंशियल स्टेटस। यदि कहीं पर हमारे को आवश्यकता पड़ती है तो बैंक हमारे लिए हमारे ग्राहकों के कहने पर उसकी आर्थिक स्थिति की सूचना जो है दूसरे व्यापारी को दे सकता है जहाँ पर हमें उधार मिल सकता हो। 6 पॉइंट है, बैंक व्यापार संबंधी सूचना एकत्रित करने का कार्य भी करते हैं। बैंक ऑल्सो परफॉर्म्स द फंक्शन टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ ए बिजनेस। जो भी व्यापारी उनके पास पैसा जमा करवाते हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत सूचनाएं यदि हम चाहें तो हमें मिल सकती हैं। 7 पॉइंट है, बैंक आयात व निर्यात व्यापार में सहायता करता है। बैंक हेल्प्स इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस बाय चेंजिंग फॉरेन करेंसी। आयात या निर्यात फॉरेन ट्रेड की हम बात कर रहे हैं, विदेशी व्यापार की बात कर रहे हैं। यदि हम वहाँ से सामान मंगवाना चाहते हैं विदेशों से या विदेशों में सामान बेचना चाहते हैं तो बैंक हमारी मदद करता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में हमारे को उस देश की मुद्रा में जो है वो भुगतान करना होगा। अगला पॉइंट हमारा 9 पॉइंट है, बैंक अपने ग्राहकों की ओर से प्रतिनिधि का कार्य करके उनकी ख्याति बढ़ाता है। हमारे एजेंट के रूप में जब बैंक कार्य करता है तो फिर हमारी गुडविल बढ़ जाती है कि बैंक हमारा एजेंट भी है। बी पॉइंट पर हम आते हैं। अब ई पॉइंट हमारा है, बैंक द्वारा दी जाने वाली अन्य सुविधाएं, अदर फैसिलिटीज़ गिवन बाय द बैंक। और इसमें पहला पॉइंट हमारा आ जाता है बैंक ड्राफ्ट का। अकाउंट्स में हम पढ़ चुके हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि धन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, उसके लिए बैंक जो है वो कुछ कमीशन हमसे लेता है और हमारे को बैंक पैसे लेकर उसके बदले में एक चेक टाइप का दे देता है जिसको हम बैंक ड्राफ्ट बोलते हैं। इसको हम दूसरी शाखा में ले जाकर जब प्रस्तुत करते हैं तो वो ब्रांच वाले जिनके के नाम पर बैंक ने आदेश दे दिया कि आप इनको पैसे दे दो, वो हमारे को उसके बदले में उसके पैसे दे देते हैं। चेक की डिसऑनर या अनादरित होने का जोखिम होता है, जबकि बैंक ड्राफ्ट का जोखिम नहीं होता है। बैंक ड्राफ्ट की कुछ विशेषताएं हम देखते हैं, फीचर्स ऑफ द बैंक ड्राफ्ट, और पहला पॉइंट दिया गया। इसके माध्यम से धन जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से भेजा जा सकता है। मनी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय विद द हेल्प ऑफ बैंक ड्राफ्ट। सेकंड पॉइंट है, बैंक ड्राफ्ट। बैंक जो है बैंक ड्राफ्ट जारी करने के बदले में कमीशन लेता है, जिससे कि बैंक को आय होती है, इनकम हो जाती है। बैंक चार्जेस कमीशन फॉर इशूइंग द बैंक ड्राफ्ट विच इज़ अ सोर्स ऑफ द इनकम फॉर द बैंक। थर्ड पॉइंट है, बैंक ड्राफ्ट के अनादरित हो जाने का खतरा नहीं होता, देयर इज नो फियर ऑफ डिसऑनरिंग ऑफ द बैंक ड्राफ्ट। सेकंड एफ पॉइंट हमारा आ जाता है अब, बैंकर्स चेक्स और बैंक पे ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पर बैंकर्स चेक्स के बारे में, जब स्थानीय लोकल किसी पार्टी को हमें भुगतान करना हो तो बैंक ड्राफ्ट की जगह पर हम बैंकर्स चेक या पे ऑर्डर की का उपयोग करते हैं, इसलिए इसे स्थानीय बैंक ड्राफ्ट भी बोला जाता है। इस प्रकार के बैंकर्स चेक या पे ऑर्डर को इशू करने के बदले में बैंक कुछ कमीशन लेता है, पर यह कमीशन जो होती है बैंक ड्राफ्ट बनाने के टाइम पर ली जाने वाली कमीशन के मुकाबले में कम होती है। और ये जो बैंकर्स चेक होता है, ऑर्डिनरी व्यापारी के चेक के डिसऑनर होने की संभावना होती है, परंतु इसकी अनादरित या डिसऑनर हो जाने का भय नहीं होता। इसकी कुछ एक विशेषताएं हम देख लेते हैं। ये बैंक ड्राफ्ट की भांति होता है, इट्स जस्ट लाइक ए बैंक ड्राफ्ट। सेकंड है, इसके अनादरित हो जाने का डर नहीं होता, चांसेस ऑफ डिसऑनर आर लेस और नॉट देयर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, इसका भुगतान उसी शहर में होता है जहाँ से इसे जारी किया गया। इट्स पेड इन द सेम सिटी वेयर इट इज़ ड्रॉन। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा है अब टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। बैंकों में ग्राहकों को निम्न सुविधाएं, इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के बारे में, मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरनेट के माध्यम से, कंप्यूटर्स के माध्यम से बैंकिंग का प्रयोग किया जाए। पहला पॉइंट इसमें है स्वचालित टेलर मशीन्स या ऑटोमेटिक टेलर मशीन्स या एटीएम्स। इसके बारे में सभी जानते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करें। एटीएम्स जो होते हैं ये 24 आवर सुविधाएं प्रदान करते हैं पैसे निकलवाने की। यहाँ पर एटीएम कार्ड को डालकर और उसके बाद में अपना आइडेंटिफिकेशन कोड या पहचान कोड डालकर हम पैसे निकाल सकते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा होता है क्रेडिट कार्ड। सामान खरीदने का भुगतान करते समय इसका प्रयोग जो है वो किया जा सकता है। यदि हमारे पास कैश नहीं है तो क्रेडिट कार्ड के द्वारा हम भुगतान कर सकते हैं अपनी साख के अनुसार। ये जो व्यक्ति इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहता है उसकी गुडविल कितनी है उसकी साख के अनुसार बैंक जो हमारे को अधिविकर्ष या ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी कई बार दे देता है। ओवरड्राफ्ट मतलब जितना खाते हैं वैसा है, उससे अधिक निकलवाना।
ये एक प्रकार से कैश का प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूट है, मतलब जब कैश नहीं है हमारे पास तो इसका प्रयोग किया जा सकता है। इस कार्ड के ऊपर बैंक का नाम, बैंक का पता, कार्ड होल्डर के हस्ताक्षर इत्यादि होते हैं। कार्ड का उपयोग कब तक किया जा सकता है, उसकी अवधि यहाँ पर, ये पीरियड कब तक यूज़ हो सकता है उसको लिखा होता है। डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड की तरह ही इसे बोला जा सकता है, या फिर घर बैठे भी कंप्यूटर के माध्यम से खरीदे हुए सामान का भुगतान हम लोग इसके द्वारा कर सकते हैं। इस पर भी कब तक प्रयोग होना है बैंक का ये कार्ड, इसकी तारीख लिखी होती है। किसी एक व्यक्ति के नाम पर ये इशू होता है। बैंक का अपना जो है सीवीवी कोड होता है, सीरियल नंबर भी बैंक के ऊपर अपना पड़ा होता है। चौथा पॉइंट हमारा है इलेक्ट्रॉनिक कोष हस्तांतरण विधि, EFT इसको बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम। एम्प्लॉयज़ या कर्मचारियों के वेतन या उनकी सैलरी वेजेस उनके अकाउंट में भेजने के लिए इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है। इसमें किसी प्रकार का जोखिम नहीं होता, सीधा ही व्यक्ति के अकाउंट में पैसे डिपॉजिट हो जाते हैं। पाँचवा पॉइंट हमारा है टेली बैंकिंग। ग्राहक फ़ोन पर किसी भी समय अपने खाते के शेष को, कुछ अंतिम व्यवहारों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। घर बैठे किसी भी टाइम, रात दिन हम लोग हमारे अकाउंट में कितना पैसा जमा है, कितना बैलेंस बचा हुआ है, लास्ट की कुछ ट्रांजैक्शंस जो हैं उनके बारे में हम इसके माध्यम से घर बैठे पता कर सकते हैं। अगला हमारा है कोर बैंकिंग। इसको कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस या सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सॉल्यूशन या CBS कहा जाता है। बैंक द्वारा अपने अकाउंट होल्डर या खाताधारी जो होता है उस बैंक की किसी भी ब्रांच में अपने CBS अगर ब्रांच है तो उसके माध्यम से पैसे जमा करवाने या निकालने की सुविधा होती है कि हम किसी भी ब्रांच में जाएं जो कि CBS होगी, जिसमें कोर बैंकिंग फैसिलिटी होगी, उसमें जाकर हम किसी भी ब्रांच में जाकर हम अपने अकाउंट में पैसा डलवा सकते हैं, पैसा निकलवा सकते हैं। कुछ सुविधाएं CBS ब्रांच के ग्राहकों को दी जाती हैं, जिनमें पहला है कोष का हस्तांतरण बैंक की एक शाखा से दूसरी बैंक की शाखा में किया जा सकता है। ट्रांसफ़र ऑफ द फंड फ्रॉम ब्रांच ऑफ द बैंक, वन ब्रांच ऑफ द बैंक टू ब्रांच ऑफ द अदर बैंक। सेकेंड है रोकड़ की निकासी किसी भी CBS शाखा से की जा सकती है। कैश विड्रॉल फ्रॉम एनी CBS ब्रांच, किसी भी, ऐसा आवश्यक नहीं कि जिस ब्रांच में हमारा अकाउंट है वहीं हम जाएंगे, किसी भी CBS ब्रांच में हम चले जाएं अपने बैंक की, वहाँ पर जाकर हम पैसा निकलवा सकते हैं। अगला है बैंक पासबुक का अद्यतन किसी भी शाखा से किया जा सकता है। अपडेशन ऑफ द बैंक पासबुक फ्रॉम एनी ब्रांच, यदि हम अपनी पासबुक में एंट्रीज करवाना चाहते हैं तो किसी भी CBS शाखा में जाकर वहाँ पर हम एंट्री को करवा सकते हैं। डी पॉइंट दिया गया, हमारे खाते में लिमिट बनवाकर किसी भी CBS शाखा से हम लेन देन कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन फ्रॉम एनी CBS ब्रांच आफ्टर टेकिंग द लिमिट फैसिलिटी ऑन अकाउंट।